जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं। और सभी साथियों की तैयारी एकदम अच्छी, शानदार और बेहतर वाली चली हुई है। बाकी भैया आप सभी बताओ, कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? क्या आप सभी सब्जेक्ट का बहुत बढ़िया तरह से रिवीजन कर रहे हैं? क्या सारे प्रैक्टिस सेट आप सभी लगा रहे हैं? और हाँ, मैं सूचना दे देता हूँ अपने प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो अभी जो है वो टाइम थोड़ा सा क्लैश कर रहा है, क्योंकि मेरे पास जो स्लॉट खाली है वो मॉर्निंग में 7 AM खाली है। तो उसी में हम प्रयास कर रहे हैं, हालांकि वहाँ पे शायद कुछ और क्लासेस लगाने की बात है। शायद नवीन सर की वहाँ पे क्लास लगे, तो अभी देख लेते हैं जो भी फाइनल हो। बाकी इस वीक मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइम से प्रैक्टिस सेट शुरू होगा। बाकी तो आप सब लोग बताओ, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी, पढ़ाई? सब कुछ ओके ओके है? सब कुछ बढ़िया बढ़िया है? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार शानदार। चलो शुरू कर दें। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है? अभी तक हम लोग फ्लूइड प्रेशर में, मतलब प्रेशर वाले चैप्टर में हैं। और बेसिकली हम यहाँ पर प्रेशर के बारे में सीख रहे हैं। बड़े अच्छे से हमने सीखा कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड्स के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए। और कितने मज़ेदार तरीके से हमने सीखा कि भाई फॉर्मूला तो सभी के लिए एक ही है, P बराबर F/A। बट सॉलिड्स के लिए ये डायरेक्टली एप्लीकेबल है, लेकिन गैसेस और लिक्विड्स के लिए, यानी कि फ्लूइड्स के लिए, तरलों के लिए, आप इसको सीधा सीधा नहीं लगा सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने देख ली है। अब हमने उससे रिलेटेड और बहुत सारे छोटे छोटे से जो पॉइंट्स बन सकते थे प्रेशर से रिलेटेड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे रिलेट करता है इस चीज़ से, तमाम चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को चेक करते हैं, देखते हैं। देखिए आज हम पढ़ेंगे कि जब एक वस्तु को किसी लिक्विड में डुबोया जाता है तो क्या इफेक्ट होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं जब किसी वस्तु को एक द्रव में डुबोया जाता है, जब एक लिक्विड में डुबोया जाता है। देखो, मान के चलिए यहां पर ये पानी भरा हुआ है, बहुत सारा पानी है। और मतलब आज की क्लास में ना आपको बहुत प्रैक्टिकल कंसेप्ट दिखेंगे और बड़े छोटे छोटे से सवाल जो शायद आपने पहले कभी ना पढ़े हों, बट बन जाते हैं एनसीईआरटी से। एसएससी पूछ सकता है और यूं उनके आंसर हो जाएंगे, लेकिन तब जब टॉपिक पूरा गहराई से समझ आए। अगर टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो इन प्रश्नों के उत्तर आप नहीं कर पाएंगे। देखो, मान लो ये लिक्विड भरा हुआ है और मैं यहाँ पर एक बॉक्स डुबोता हूँ। मान लो कोई वस्तु है, कुछ भी है, वो चाहे कॉर्क की है, चाहे लकड़ी की है, चाहे लोहे की है, चाहे जो भी है, एक वस्तु ऐसे करके नीचे आ रही है। अब मुझे आप बताइए कि इस वस्तु को नीचे लाने वाला बेसिकली फोर्स कौन सा है। तो अगर आप ये कहें कि भैया जी कोई भी वस्तु अपने वेट की वजह से नीचे आती है, भार की वजह से नीचे आती है, तो मुझे सुन के मजा आ जाए। तो वस्तु कैसे आएगी भाई? वस्तु आएगी अपने वेट की वजह से नीचे, बेसिकली अपने भार की वजह से नीचे आएगी। उसका भार जो है, उसका जो वेट है, वो कहाँ काम करेगा? वो नीचे की तरफ काम करेगा, जिसको हम बोलेंगे W। ठीक है, उस वस्तु का भार, उस वस्तु का वेट नीचे की ओर काम करेगा। अब देखो, न्यूटन साहब के तीसरे नियम के हिसाब से अगर किसी वस्तु पर एक बल नीचे की ओर लग रहा है, जिसको आप एक्शन कहोगे, क्रिया कहोगे, तो भाई जब वस्तु इस द्रव को नीचे दबा रही है, फील इट, जब वस्तु द्रव को नीचे दबा रही है तो भाई द्रव भी वस्तु को ऊपर दबाएगा। यस और नो? तो द्रव जब वस्तु को ऊपर दबाएगा तो वस्तु पर ऊपर की तरफ भी एक बल काम करेगा, और द्रव के द्वारा वस्तु पर लगाए गए इस बल का नाम हम लोग देते हैं उत्क्षेप बल। बेसिकली इसको हम उत्क्षेप कहते हैं या उत्प्लावन का बल कहते हैं। उत्प्लावन का बल, यानी कि इसका नाम हमने इंग्लिश में दिया भैया बायोंसी फोर्स। तो ये क्लियर हो गया कि भाई जब कोई भी वस्तु एक लिक्विड में डूबेगी, किसी द्रव में डूबेगी, तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, एक बल लगेगा, जिसे हम उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, बात आती है कि ये जो उत्क्षेप या उत्प्लावन बल है, बायोंसी फोर्स है, इसका फॉर्मूला कहाँ है, कैसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आओ जरा सीखो, बड़ा लाजवाब कंसेप्ट है भैया ये। देखो, सबसे पहले आप W का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या होगा, वेट का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप कहोगे भैया वेरी सिंपल बात है कि जो W बराबर होता है वो M गुणा G होता है। ठीक है, और M क्या है यहाँ पर? M है वस्तु का द्रव्यमान। देखो ध्यान रखना, M क्या है? इस वस्तु का द्रव्यमान। अच्छा, अगर मैं कहूं इस वस्तु का जो घनत्व है वो रो है,
ठीक है। और इस वस्तु का द्रव्यमान m है और इस वस्तु का द्रव्यमान आयतन v है। तो घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, डेंसिटी, मास और वॉल्यूम के बीच एक रिलेशन है। क्या है भाई? डेंसिटी इक्वल्स टू, हमने पढ़ा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास बराबर हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कह सकते हैं। बोलो यस और नो। तो ये W का जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ये तो हो गया वस्तु के भार का सूत्र, कि या तो ऐसे लिख लो द्रव्यमान के पदों में, या डेंसिटी और वॉल्यूम, घनत्व और आयतन की टर्म्स में लिख लो। आपका जैसे मन करे वैसे लिख लीजिए। अच्छा, अगर मैं आपसे इसका वॉल्यूम पूछूं तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट? सुनो कि भैया वॉल्यूम क्या होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक बड़ी शानदार सी चीज दिखाता हूं। एक सेकंड का समय दो मुझे बस। देखो, मान के चलिए कि मैं इस डब्बे को नीचे डुबो रहा हूं। ये जो आपको दिख रहा है ऐसे करके, ये डब्बा है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई? वॉल्यूम होगा ये एरिया और ये लेंथ, यही तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। फोर्स जो है, अब आप समझो ना कि लिक्विड, ये वस्तु को जब मैं लिक्विड में डुबोऊंगा तो एरिया कौन सा कांटेक्ट में आएगा? ये एरिया कांटेक्ट में आएगा। और हाइट कौन सी होगी? ये इसकी टोटल हाइट है, कहीं से भी ले लो यही हाइट होगी। बट एरिया कौन सा लेंगे हम? एरिया यही वाला लेंगे जो लिक्विड के कांटेक्ट में है। तुम ऐसा मत कह देना कि भैया क्या मैं इस एरिया को ले सकता हूं जो अंदर है। नहीं, ये वाला एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि यार ये उत्क्षेप का बल कितना होगा, ये बायोंसी फोर्स कितना होगा। अब भैया जी बायोंसी फोर्स F बराबर, F बराबर क्या होता है भाई? F बराबर या तो आप एम ए लो, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन ए तो है नहीं, यहाँ तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ भी हम F बराबर एम ए की जगह एम जी लेंगे। अब भाई बात आती है कि मास बराबर तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो किसकी डेंसिटी और किसका वॉल्यूम इंटू जी तो है ही क्या? जो अब बहुत ध्यान से सुनने की बात है, सुनो, अब बहुत समझने की बात है। बिल्कुल इधर उधर की बात है छोड़ दो यार, बिल्कुल फालतू की बातें छोड़ो और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनो। कीबोर्ड से हाथ हटा लो 1 मिनट के लिए, सुनो बहुत ध्यान से, तभी समझ आएगा। अगर कुछ भी टाइप करने में रह गए, किसी से बात करने में रह गए, इधर उधर ध्यान रह गया, कुछ नहीं समझ में आएगा इस टॉपिक में। भैया साइंस पढ़ रहे हो, अभी मैं देख रहा हूँ कितने आलतू फालतू कमेंट यार आप लोगों के आ रहे हैं। भाई कैसे समझोगे इस टॉपिक को? मैं पूरी जान लगा रहा हूँ कि एक एक चीज समझ में आ जाए। आप जाने कहाँ कहाँ की बातें करते रहते हो। आपको बस फिजिक्स की क्लास में फिजिक्स नहीं पढ़ना, आपको बिहार स्टेट पीजीटी फिजिक्स के लिए मैराथन भी चाहिए, इसी क्लास में सब कुछ चाहिए। आपको एलियनों के घर भी जाना है, आपको ये भी पूछना है, आपको ये भी पूछना है मैथ्स की क्लास कब चलेगी। सिर्फ फिजिक्स की क्लास में फिजिक्स मत पढ़ लेना। मेरा AWTPO का फॉर्म दिखा रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेसफुल, जाने क्या क्या सब पूछ लोगे इसी क्लास में। अरे मेरे महाराज पढ़ भी लो यार, जिस मूल उद्देश्य के लिए आए हो पहले उसे तो पूरा कर लो। पूछ लेना चीज़ें, लेकिन कम से कम जब एक सीरियस टॉपिक चले तो अपने डाउट को थोड़ा सा दबा लो। जब मैं फ्री दिखूँ तब पूछ लेना, अभी तो सुन लो ना पहले। जब एक चीज़ समझ में आ जाए तब टाइप कर लेना। बट तुम क्या, जब मैं कह रहा हूँ तब तुम टाइप कर रहे हो, फिर जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो तुम उस डाउट को बनाओगे। तो सुनो पहले यार ध्यान से, ये समझने की चीज़ें हैं। अच्छा, अब बात आती है कि यहां पर किसकी डेंसिटी और किसका वॉल्यूम। देखो भाई, वेट में जो हमने डेंसिटी और वॉल्यूम लगाए थे, घनत्व और आयतन लगाए थे, वो वस्तु के लगाए थे, क्योंकि वस्तु का ही तो वजन है। तो भैया वस्तु का ही घनत्व होगा, वस्तु का ही वॉल्यूम यानी कि आयतन होगा। लेकिन यहां पर किसकी डेंसिटी लगाऊं? मुझे एक बात बताओ, ये फोर्स कौन लगा रहा है? तो ये फोर्स तो नीचे से ऊपर की तरफ लिक्विड लगा रहा है। तो यहां पर डेंसिटी लगाओगे आप लिक्विड की, तो या तो इसको लिक्विड की डेंसिटी कह दो, इसके नीचे एल लगा दो, या लिक्विड की डेंसिटी को किसी और सिंबल से दिखा लो। कई बार हम लिक्विड की डेंसिटी को सिग्मा सिंबल से भी दिखा लेते हैं कि भाई ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, घनत्व, ताकि रो में कंफ्यूज ना हो। ऐसा फिक्स नहीं है कि रो सिंबल जो है वो इसके लिए फिक्स हो गया है, नहीं, डेंसिटी के लिए दूसरा सिंबल भी आप इस्तेमाल कर लेते हो। तो रो एल लिखने से अच्छा होगा कि हम लिखें सिग्मा। अब चलो समझ में आ गया। वॉल्यूम किसका लगाएं? देखो, वॉल्यूम पानी का तो वॉल्यूम लगेगा नहीं, या पानी का भी लगाओ, चलो पानी का ही लगाओ, लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, सिर्फ उतना जितना इस वस्तु ने डिस्प्लेस किया है, जितना इस वस्तु ने विस्थापित किया है। भाई कितना विस्थापित किया है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई इस वस्तु ने जो विस्थापित किया है, जो डिस्प्लेस किया है, वो वॉल्यूम है ये। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या मैं कह सकता हूं कि इस वस्तु ने ये वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है? भाई इतना ही तो पानी इसने हटाया है, यहां से ले लो ज्यादा से ज्यादा,
इतना। देखो ये पूरी वस्तु का आकार है, लेकिन पानी कितना हटा रही है? पानी केवल अपनी इतनी जगह में से हटा रही है। अगर मैं इसको और बेहतर दिखाऊं आपको, तो आप अब इसको अब समझोगे। ऐसे केवल तुम वॉल्यूम कितना लोगे? वॉल्यूम केवल तुम लोगे जो ये ब्लैक ब्लैक पोर्शन है, इतना। ये पूरी वस्तु का आयतन नहीं लोगे। पूरी वस्तु तो कुछ पानी में है, कुछ पानी में नहीं है। पूरी वस्तु का वॉल्यूम लोगे जब तुम वस्तु का वेट ले रहे होगे। लेकिन जब इस लिक्विड के द्वारा लगाए गए फोर्स को ले रहे होगे, तो तुम वॉल्यूम लोगे जितना उस वस्तु ने डिस्प्लेस किया है, जितना द्रव का हटाया गया भार है, जितना द्रव का घटाया गया आयतन है। तो ये वॉल्यूम कौन सा है? ये वॉल्यूम वो है जो द्रव का हटाया गया आयतन है। तो मैं इसमें ऐसे एक डंडा खींच देता हूं। डंडा खींचने का मतलब है ये कुछ वॉल्यूम होगा। पूरे पूरे वॉल्यूम को हमने वी माना है और उसका कुछ हिस्सा यहां पर लेंगे हम, वो जितना वस्तु हटाएगी। तो क्या अब आपको ये बात समझ में आ गई कि ये फोर्स ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो, ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि भैया जी ये दोनों फोर्स बराबर हैं। देखो अगर ये दोनों फोर्स बराबर होते तो हर एक वस्तु पानी की सतह पर तैर रही होती। क्यों? क्योंकि वस्तु मान लो 10 न्यूटन अपने वजन से नीचे आने की कोशिश कर रही है और जो पानी है उसको 10 न्यूटन से ही ऊपर धक्का दे दे रहा है, तो फिर तो वस्तु कभी नीचे आ ही नहीं पाती। क्या ऐसा ही होता है हमेशा? नहीं यार, वस्तु कई बार पूरी भी डूबती है, कई बार आधी अधूरी भी तैरती है। तो इसका मतलब क्या है? अगर मान लो कोई वस्तु डूब रही है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई ये बल ज्यादा है, ये वाला इसका जो भार है ये भी एक बल ही है ना, ये भी एक फोर्स है, ये ज्यादा है जो इसको नीचे ला रहा है, और ऊपर लगाने वाला बल कम है। अगर कोई वस्तु तैर रही है, इसका मतलब ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है। तो ऐसा कभी मत समझ लेना कि ये दोनों बल परिमाण में समान होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। अरे नहीं भैया, ये समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। भाई समान कब हो सकते हैं? सुनो, समान तब हो सकते हैं कि देखो ये फोर्स किस किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं। एक तो डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो दोनों की डेंसिटी बराबर होनी चाहिए। वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, तो जितना वॉल्यूम है पूरा डूबा हुआ होना चाहिए, तभी तो ये बल समान होगा। चलो जी की वैल्यू तो हम सेम मान भी सकते हैं। तो जरा एक बार सब फटाफट से थम्स अप करिए कि जी हाँ, मुझे ये बात समझ में आ गई है। और इसमें हम सौरभ फोगाट भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा देते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यार इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है। अब चीज़ों को पकड़ के मत बैठ जाओ, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कल ही खत्म कर दो, उसका खेल वहीं खत्म है, उसको इससे मत जोड़ो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों चीज़ों पे बराबर लग रहा है, यहाँ भी लगेगा, वो नीचे से भी लगेगा, तो यहाँ तक छोड़ दो। एक बार थम्स अप करिए। ठीक है, मुझे आपकी बात भैया समझ में आ गई है। एक बार सभी थम्स अप करो। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ओके। हाँ, जितनी डूबी है बस उतना ही आपको वॉल्यूम लेना है। अब बराबर भी लगेगा, ज्यादा भी लगेगा, अभी बताऊंगा उसको कि बराबर लगने पे क्या होगा, ज्यादा लगने पे क्या होगा, कम लगने पे क्या होगा। वो सारी कंडीशंस अभी हम पढ़ेंगे। अभी बस हम इतना समझें कि नीचे से जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला ये होता है ना। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये जो फोर्स है ना, ये जो बल लग रहा है, ये जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, जितना द्रव विस्थापित हुआ है, उसके भार के बराबर है। जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, जितना आयतन विस्थापित हुआ है पानी का, या पानी का मैं कहूं जितना भार विस्थापित हुआ है, ये उसी के बराबर है। क्योंकि मतलब कुछ देखा जाए तो ये कुछ और है ही नहीं, ये वही है कि जितना इस वस्तु ने पानी हटाया और उसी पानी ने आके ऊपर फोर्स लगा दिया। तो ये जो बल है, ये जो फोर्स है, ये उस भार के बराबर है जो वस्तु
द्रव का हटा रही है। ये मत कहना कि ये फोर्स वस्तु के भार के बराबर है ना, ये फोर्स वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर है। दिस फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये बात आपको बड़े अच्छे से समझनी है और मैंने बड़े अच्छे से ये बात लिख दी है। ये भी लिख दिया भाई, इसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। अब बात आती है कि ये काम कहां करता है, किस पॉइंट पर ये काम करता है। देखो, अगर आप किसी लिक्विड में किसी वस्तु को डुबोगे, देखिए अगर आप किसी वस्तु को किसी लिक्विड में डुबो दोगे ये ऐसे, तो देखो इसका जो वेट काम करेगा, भार काम करेगा, भाई वो किसी पॉइंट पर ही तो काम करेगा, इसका भार एक बिंदु पे ही तो काम करेगा। हालांकि देखो, फिर से मैं लौट के आता हूं, मैं आपसे पूछूं कि मेरे फोन का भार कहां काम करेगा, अगर तुम ये कह दो कि भैया चलो मान लो इसके बीचों बीच में करेगा, तो मैं कहूंगा कि इसका मतलब क्या यहां भार नहीं है, क्या यहां इसका वेट नहीं है? नहीं। असल में हमने द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ा था कि देखो मास तो हर जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं तो मुझे उसको कंसंट्रेटेड मानना पड़ेगा, और कंसंट्रेटेड होगा जहां से वो बैलेंस हो जाए, जहां से वो क्या हो जाए, संतुलित हो जाए, है ना। बड़ा रिस्क लिया है मैंने इसको संतुलित करने में। तो सारा मास का एक पॉइंट मान लेते हैं हम। ऐसे ही वस्तु पर ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, प्रेशर, और प्रेशर तो हर जगह लग रहा है, लेकिन कोई एक पॉइंट अगर मैं प्रेशर का ढूंढूं तो वो क्या होता है, सभी प्रेशर का बीचों बीच का पॉइंट। तो सुनिए, अगर आप इस पूरी वस्तु के वेट की बात करोगे तो वेट पूरी बॉडी के बीच में लगेगा। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेता हूं इस वस्तु को ऐसे, तो वेट कहां लगेगा, मान लो पूरी बॉडी के बीचों बीच में लगेगा। एक सेकंड का समय दो बस। ये वो पॉइंट कहां होगा भाई, वो पॉइंट होगा ये पूरी बॉडी है और इसके बीचों बीच में इसका वेट यहां से काम करेगा। लेकिन अगर आप मुझसे बायोन्सी फोर्स का पॉइंट पूछोगे, बायोन्सी फोर्स कहां लगेगा, तो भैया बायोन्सी फोर्स तो भाई साहब लग ही इतने पॉइंट पर रहा है, और अब इसके बीचों बीच का हिस्सा ढूंढो, तो इसके बीचों बीच का हिस्सा तो ये होगा ना यहां, तो बायोन्सी फोर्स यहां काम करेगा। आइए आपको बात समझ में, वेट जो है वो पूरी बॉडी के बीचों बीच में काम करेगा, लेकिन बायोन्सी फोर्स, उत्प्लावन बल, जितना हिस्सा डूबा है, या ये कहो जितना द्रव हटा है, उसके बीचों बीच में काम करेगा। बोलो आ गई आपको मेरी बात समझ में, कि वेट तो यहां इस लाइन से काम करेगा, ऐसे वेट यहां से काम करेगा, और ये थोड़ा सा इसके बीचों बीच में होगा, और ये इसके लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ है उसके बीचों बीच में काम करेगा। तो बायोन्सी फोर्स कभी भी ना वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर कार्य नहीं करता, ये वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। तो आप कहोगे कि उत्प्लावन बल पदार्थ के द्वारा हटाए गए तरल के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर कार्य नहीं करता। वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर तो वस्तु का भार काम करता है, वस्तु का वजन काम करता है। आ गई आपको बात समझ में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। अगला मुद्दा, उत्प्लावन बल का मान पदार्थ के द्रव्यमान, आकृति एवं घनत्व आदि पर निर्भर नहीं करता। देखो, बायोन्सी फोर्स हमने देखा, ये क्या होता है, मान लो कोई वस्तु इतनी डूबी हुई है, तो ये डिपेंड करता है लिक्विड की डेंसिटी, भैया वस्तु की डेंसिटी पे तो नहीं डिपेंड करता, वस्तु के आयतन पर डिपेंड नहीं करता, ये वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के आयतन पर डिपेंड करता है, या यूं कहो कि वस्तु के डूबे हुए आयतन पर डिपेंड करता है। वस्तु का आयतन और वस्तु का डूबा हुआ आयतन, ये दोनों चीजें क्वाइट डिफरेंट हैं, है ना। बॉडी का वॉल्यूम और बॉडी के द्वारा हटाए गए लिक्विड का वॉल्यूम दोनों अलग अलग है। तो वस्तु का आयतन मत कह देना, ना वस्तु की आकृति पर डिपेंड करता, भाई ये तो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। आकृति का मतलब एरिया से मत समझ लेना यार, आकृति का मतलब एरिया नहीं होता भाई। मान के चलो इस बॉडी का 4 मीटर स्क्वायर एरिया है, क्या इस बॉडी का 4 मीटर स्क्वायर एरिया नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो एरिया सेम हो सकता है अलग अलग आकृतियों का, तो आकृति पे थोड़ा ना डिपेंड करता है एरिया। तो ये मत कह देना कि आकृति का मतलब वॉल्यूम से जोड़ लो। तो ना तो ये वस्तु के घनत्व पर, द्रव्यमान पर डिपेंड करता, ना आकृति और ना ही घनत्व आदि पर निर्भर नहीं करता। ये तो भाई उत्प्लावन बल तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, इसका वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है। बस ये तो ये पूछेगा कि भैया ये बता तू कितना पानी हटा रहा है, कितना वॉल्यूम हटा रहा है, खत्म। डेंसिटी मेरी, जी मेरा, खाली वॉल्यूम बता दे। और ना भी बताएगा तो मैं तुझे बाहर फेंक के देख लूंगा, मैं ही हटाऊं तो मैं जो साथी हटा है मेरा उसी से पूछ लूंगा भैया कितना हट रहे हो। ठीक है, थम्स अप करते रहिए एक एक पॉइंट के लिए। आगे, अब उत्प्लावन बल का मान तरल में डूबे हुए भाग के आयतन पर निर्भर करता है। ये मैंने लिखवा दिया कि उत्प्लावन बल क्या होता है, सिग्मा इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो ये आयतन पर डिपेंड नहीं करता, ये डूबे हुए भाग के आयतन पर डिपेंड करता है।
और बायोन्सी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस वाले वॉल्यूम के। ठीक है, अगला, यही कारण है कि दो भिन्न द्रव्यमान आकृति एवं आकृति वाले पदार्थ समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं जब उनका तरल में डूबे हुए भाग का आयतन समान होता है। अगर आप, ये एक तरल है और इसमें आप दो वस्तुएं डुबो, ठीक है, बेशक दोनों का आकार अलग अलग हो, बस उसका आयतन सेम कर देना। बेशक उनका आकार जो है वो अलग अलग हो, बस क्या कर देना, उनका आयतन सेम कर देना, उनका वॉल्यूम सेम कर देना। ठीक है, इसका और इसका वॉल्यूम सेम कर देना, बायोन्सी फोर्स सेम लगेगा। भैया बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला तो डेंसिटी इंटू वी इंटू जी है। अच्छा, डेंसिटी को सिग्मा ले लो ताकि पता लगे वो लिक्विड की है। तो अगर इसका भी वॉल्यूम सेम है, इसका भी वॉल्यूम डूबे हुए भाग का सेम है, तो रो तो भाई सिग्मा तो किसकी है, लिक्विड की है, और ये सेम है, ये तो सेम रहेगा ही, तो दोनों पे बायोन्सी फोर्स बिल्कुल सेम लगेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। अगला, उत्प्लावन बल तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। भैया ये वस्तु की प्रकृति पर नहीं करता, ये लिक्विड की प्रकृति। प्रकृति का मतलब ये कहना चाह रहा है डेंसिटी, यानी कि घनत्व, जिसको हम सिग्मा कह रहे हैं, और बायोन्सी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सिग्मा के। ये जी पर भी डिपेंड करता है, मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि फिर से हम लिख लेते हैं सिग्मा वॉल्यूम जी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी हो जाएगा। अब मुझे एक बार बताओ कि ठीक है, यहाँ तक मुझे सब कुछ समझ में आ गया, करो एक बार थम्स अप। यार तुम लोगों के कमेंट जो है ना, मतलब ऐसे बिल्कुल बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं होते दोस्त। अंशुल भाई तुम तभी से परेशान हो, इस महीने कंप्लीट हो जाएगा, इस महीने कंप्लीट हो जाएगा। तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हें क्या शुरू में नहीं बता दिया कि कितनी क्लास लगेंगी? यार सब कुछ शुरू से बता रखा है, फिर भी तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, तुम्हें खुशी प्राप्त कर लेनी है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। ये सच में मतलब नहीं समझ में आएंगी भाई, तुम कमेंट टाइप करोगे ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी मेरे समझाने पे, जब तुम कमेंट टाइप कर रहे होते हो। मैंने बता दिया यार कब सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस तुम्हें मन में खुश होने के लिए सिलेबस कंप्लीट मानना है तो भाई आज ही मान लो। 10% कमेंट केवल आपके ऐसे होते हैं जो वाकई में जेन्युइन कमेंट होते हैं, बाकी सब वही रिपीटेड चीज़ है, खुद को खुश करने वाली चीज़ है झूठी चीज़ों से। देखो कुणाल नायक कहते हैं कि भाई, पहले इनका कमेंट था बड़ा कि भैया जो है ना, मुझे आपसे एक पर्सनल बात करनी है। जी क्या है पर्सनल बात? क्या आप कंप्लीट चैप्टर के नोट्स एक साथ दे सकते हैं? इनको पूरे चैप्टर के नोट्स मैं एक साथ दे दूं? अरे मेरे भाई कुछ खुद भी कर लो यार, कुछ खुद भी कर लो। ये नोट्स वोट्स जैसी चीज़ जो है ना, जितना खुद बनाओगे ना दोस्त, ये उतना आपके लिए अच्छी रहेंगे। देखो तुम्हें ना मेरी बातें ऐसी लगती होंगी कि यार ये आदमी जो है इस तरह की बातें करता है, लेकिन मतलब कई बार जिन रास्तों पर आप होते हो ना, ये सच में सिलेक्शन वाले नहीं होते हैं, ऐसी सोच रखना। तुम्हें खुश करना बड़ा आसान है। मैं अभी सबसे कह दूं भाई सबका सिलेक्शन हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, दो तीन जोशीली लाइन ही सुना दूं, तुम खुश हो जाओगे भाई वाह क्या मास्टर है। लेकिन उसका एसेंस देखो क्या निकला, क्या वाकई में वो सब एग्जाम में काम आएगा? कभी भी नहीं यार। और मतलब मैं कभी कुछ समझा रहा होता हूँ ना, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस सही राह पर नहीं हो, और जब आप राह से भटकते हो तो सच में दर्द होता है, बड़ा दिल होता है, दुख होता है। इस बैच के लिए आप दिख रहा होगा यार, पूरी जान मैं आपके लिए लगा रहा हूँ। तो जब भी आप आउट ऑफ द वे होते हो, जब भी मैं कितना समझाता आया हूँ भाई मत पढ़ो शॉर्टकट के चक्कर में, मत पढ़ो शॉर्टकट के चक्कर में, बट आप वही शॉर्टकट के चक्कर में रहते हो। चलो ओके, आपके सभी के कमेंट आ गए, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ओके है। अब सुनो, अब देखिए भैया, ये सब बातें किसने बताई कि डूबती हुई वस्तु पर एक बल लगता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं, बायोन्सी फोर्स कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें बताई हैं आर्किमिडीज साहब ने, और ये पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई है, इसी को हम आर्किमिडीज साहब का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन आर्किमिडीज साहब ने इसको दूसरे तरीके से बताया। कैसे बताया? हालांकि है सब कुछ यही, क्या बताया? देखो आर्किमिडीज साहब ने कहा कि देखो भाई, मान के चलो ये एक लिक्विड है, यहाँ एक द्रव है ये देखो, और मैं इस द्रव में एक वस्तु डुबोना चाहता हूँ। उन्होंने एक जादू करके दिखाया लोगों को। जादू क्या था? उन्होंने कहा देखो ये मेरे पास एक वस्तु है ना, और उन्होंने उसका भार हवा में तोल कर दिखाया। तो जब उन्होंने उसको हवा में तोला तो मान लो वो आई 50 न्यूटन की, ठीक है। फिर उन्होंने उसको उठाया और पानी में ले गए, लिक्विड में ले गए, और इस लिक्विड में थोड़ी सी ये डूबी, या जितनी भी डूबी,
और इन्होंने फिर इसका वजन तोला। अब यहाँ के कैसे वजन तोलोगे भाई, एक तुला आती है जिसको कभी तुमने गांव में भूसा वगैरह तोलने के लिए इस्तेमाल करते हुए देखा हो या कहीं और भी देखा हो, स्प्रिंग तुला होती है। कुल मिला के पानी में उन्होंने वेट माप लिया, ये मान लो, चाहे कैसे भी मापा सही। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर ये हवा में 50 न्यूटन है ना, तो यहाँ 50 न्यूटन से कम ही आ रहा है। अब चाहे वो कितना भी आए, चाहे वो 40 न्यूटन आए, चाहे वो 45 न्यूटन आए, चाहे 49 न्यूटन आए, चाहे 30 न्यूटन आए, 35 न्यूटन आए, बट कम आ रहा है। भाई क्यों कम आ रहा है, क्योंकि देखो यहां नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स 50 न्यूटन है, ठीक है। जो कोई भी तराजू मापती है ना, ये इस ओवरऑल फोर्स को मापती है एक तरह से। अब यहाँ पे ओवरऑल फोर्स ये है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 50 न्यूटन ठीक बात है नीचे लग रहा है, लेकिन भैया बायोंसी फोर्स भी तो ऊपर लग रहा है। अब ये डिपेंड करेगा बायोंसी फोर्स इसकी डेंसिटी पर, कितना हिस्सा डूबा, और जी पर। चलो मान लो ये कुछ भी आया, आप कुछ भी मान लो, ये मत कहना मैं 10 लिख दूं तो 10 कहाँ से आया, कुछ भी कह दो, 10 15 20 कुछ तो होगा, एक तो होगा यार। मान लो मैंने 5 न्यूटन मान लिया, ये पानी बहुत हल्का है और ये केवल 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो ऊपर की तरफ लग गया 5 न्यूटन का फोर्स। अब देखो ना, एक चीज 50 से नीचे आ रही है, अगर उस पर कोई फोर्स ना लगे तो वो पूरे 50 से आएगी, बट ऐसा हो नहीं सकता कि ऊपर फोर्स ना लगे, वो चीज नीचे आ रही है और एक फोर्स उसे ऊपर लगातार ऊपर लग तो रहा है, लगातार फोर्स ऊपर लग रहा है। तो नेट फोर्स देखते हैं हम। अब वस्तु नीचे आए या ना आए, ये नेट फोर्स पर डिपेंड करेगा, और नेट फोर्स जो है वो कितना है, 45 न्यूटन। तो यही कलाकारी आर्किमिडीज साहब ने करके दिखाई कि देखो पानी में इसका भार घट जाता है। अब लोगों ने कहा जी ऐसा कैसे हुआ, तो आर्किमिडीज साहब ने बताया कि भाई जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, और इस फोर्स को हम उत्प्लावन बल कहते हैं, बायोंसी फोर्स कहते हैं, जिसके कारण वस्तु के भार में एक आभासी कमी आती है। ध्यान से सुनना, उसने इसको आभासी कमी कहा, उसने इसको एपियरेंट वेट लेस कहा। ये एक्चुअल नहीं है। एपियरेंट का मतलब होता है कि जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्थिति में है, वो वास्तव में नहीं है। पानी से बाहर निकालोगे फिर 50 न्यूटन की हो जाएगी, वो तो है ही 50 न्यूटन की भाई। तो उन्होंने कहा इसको कि ये एपियरेंट वेट है, ये जो वेट है ना, ये एपियरेंट वेट है। तो उन्होंने कहा कि वस्तु के भार में ना एक आभासी कमी आ जाती है, एक एपियरेंट वेट लॉस आता है, और वो किसके बराबर होता है, वो सीधा बराबर होता है। अब या तो आप ये कहिए भाई कमी कितने की आई है, 5 की, और ये किसके बराबर होगी, इसको चाहे आप कहो बायोंसी फोर्स के बराबर होगी, या कहो कि वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगी। मास मत कह देना, वेट, मास केजी में होता है, वेट न्यूटन में होता है। वेट एक फोर्स है, भार एक बल है। तो वस्तु के वजन में जो आभासी कमी होती है द्रव में डुबोने पर, भार में जो आभासी कमी होती है, ये किसके बराबर होती है, ये होती है जितना उत्प्लावन बल लगा, बायोंसी फोर्स लगा, और वो किसके बराबर लगा, जितना वस्तु ने लिक्विड को हटाया, लिक्विड के वेट को हटाया, ऐसे बोलो, ठीक है। तो ये बात बस आर्किमिडीज साहब ने ऐसे कह दी, और उन्होंने कह दिया कि भैया जो भार में कमी होती है ना, वो विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। बड़ी आसान सी बात है, ठीक है। चलो अब देखो कुछ सिद्धांत और पढ़ते हैं हम, जिन्हें बोलते हैं हम प्लवन का सिद्धांत, तैरने के सिद्धांत। तो आर्किमिडीज साहब ने इससे रिलेटेड कुछ तैरने के सिद्धांत दिए। देखो क्या क्या सिद्धांत दिए। पहला, आर्किमिडीज साहब ने कहा कि यार जब किसी वस्तु को किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है, देखिए आंशिक या पूर्ण रूप का मतलब क्या होता है, आंशिक का मतलब होता है वस्तु आधी अधूरी डूब रही है। जैसे मैंने सारे केस जो लिए हैं वो पार्शियल फ्लोटिंग के लिए हैं, मतलब आधे अधूरे। अब देखो हम कहेंगे ये डूब रहा है और ये तैर रहा है, तो या तो ऐसे कह लो कि ये वस्तु आंशिक डूब रही है, या कहो आंशिक तैर रही है। आंशिक का मतलब होता है कुछ हिस्सा हो सकता है, आधा नहीं है। आधे का मतलब हाफ होता है। पार्शियल का मतलब होता है कि कुछ अमाउंट, डजंट नो कि कितना, बट कुछ है। या कोई वस्तु पूरी डूब रही है, मान लो पानी में अंदर डूबी है, तब भी इस पर एक फोर्स लगेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इस पर दो फोर्स काम करते हैं। एक तो वस्तु का भार है, जिसको उन्होंने W1 मान लिया, जो कि वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जो कि वस्तु के ग्रेविटेशनल सेंटर पर कार्य करता है। ये बातें हम कह चुके हैं। और एक उत्प्लावन बल है, बायोंसी फोर्स है, जिसको चलो उन्होंने W2 कहा, जो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के उत्प्लावन केंद्र पर ऊपर की ओर कार्य करता है। ये वस्तु के केंद्र पर कार्य नहीं करता, ये वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। दिस वर्क्स ऑन द वेट, द वॉल्यूम
ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और उसके भी सेंटर पे कार्य करेगा। चलो बड़ी अच्छी बात कही। अब देखो इन्होंने कहा कि अब भाई तीन स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति क्या है कि W1 ज्यादा है W2 से। भैया W1 किसको माना है, मैं फिर से याद दिला दूं, वस्तु का भार, और W2 है बायोंसी फोर्स। अगर वस्तु का भार ज्यादा है तो बड़ी सिंपल सी बात है, भैया वस्तु का भार तो उसे नीचे ले जाना चाह रहा है और बायोंसी फोर्स उसे ऊपर ले जाना चाह रहा है। अगर तुम कहो वस्तु का भार तो 50 न्यूटन है और बायोंसी फोर्स कुल लग पाया 5 न्यूटन, क्यों बायोंसी फोर्स 5 लग पाया? हो सकता है लिक्विड हल्का हो, यही तो एक कारण हो सकता है। हल्के लिक्विड में आपने डुबोया जिसकी डेंसिटी बहुत कम हो, जिसका घनत्व बहुत कम हो, तो जब आप 5 न्यूटन का कुल ऊपर लगेगा तो नेट 45 न्यूटन का नीचे लगेगा ना, यानी कि वस्तु डूबेगी। तो भैया यहां तो मौत निश्चित है, यहां तो वस्तु 100% डूबेगी, उसका डूबना तय है। तो ये क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा अगली स्थिति, अगर दोनों का वेट बराबर है तो ऐसी स्थिति में वस्तु द्रव की सतह के ठीक नीचे तैरेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर दोनों का वेट बराबर है। देखिए अगर तुमने लिक्विड ऐसा लिया कि उसका द्वारा लगाया गया फोर्स वस्तु के भार के बराबर है, मान लो वस्तु का वजन भी 50 न्यूटन है और तुमने लिक्विड ऐसा लिया है कि ये भी ऊपर 50 ही न्यूटन लगा दे, तो वस्तु जो है ना बस कहाँ तक आएगी, सतह के नीचे तक आएगी और यहीं तैरती रहेगी। अब देखो ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा, देखो हम कहेंगे कि इसका जो भार है वो क्या है भाई, वो है डेंसिटी वॉल्यूम जी, और ये वाला फोर्स क्या है, ये वाला है डेंसिटी वॉल्यूम जी। अब देखो ना, देखो जी दोनों के लिए बराबर, वॉल्यूम दोनों के लिए बराबर हो गया। अब क्योंकि जितना पानी में डूबा है उतना ही पानी हटा रहा है वो, तो ये दोनों बराबर हो गए। और ऐसा होने के लिए अगर तुम चाहते हो कि ये दोनों बराबर हो तो भाई ये भी बराबर होनी चाहिए। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा कि जब दोनों की डेंसिटी बराबर हो, और अगर ऐसा है तो वस्तु द्रव की सतह के ठीक नीचे तैरेगी, बॉडी लिक्विड के सरफेस के ठीक नीचे तैरेगी। आ गई ये बात समझ में? अच्छा आगे सुनो, अतः स्पष्ट है। अच्छा कहाँ गया वो, ये है। अब तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, और तीसरे स्टेटमेंट में ये कहता है, भाई सीधी बात है, अब क्या बोलेगा, एक बार उसने कह दिया अगर ये ज्यादा है तो डूबेगी, बराबर है तो सरफेस के नीचे तैरेगी। अब तीसरा स्टेटमेंट आता है कि अगर क्या हो कि बायोंसी फोर्स ज्यादा हो, बायोंसी फोर्स ज्यादा हो, तो सुनो अब आप एक गलती ये कर सकते हो, मान लो वस्तु का भार नीचे की ओर काम कर रहा है, ऐसे वस्तु का भार नीचे की ओर काम कर, अच्छा सुनो चलो एक कंडीशन लेते हैं, पहले मैं दोनों को बराबर मान लेता हूं। तो दोनों को बराबर मानोगे तो ये यहां तैर रही है ना, मान लो ये भी 50 न्यूटन और ऊपर लगने वाला फोर्स भी कितना है, 50 न्यूटन है, ठीक है। अब अगर ये ज्यादा होगा तो वस्तु डूबेगी, बट अगर ये ज्यादा हो गया तो, अगर मान लो ये 50 की जगह 52 हो गया तो क्या होगा, ये थोड़ा सा इसको ऊपर उठा देगा, यस और नो। अगर ये 55 हो गया तो थोड़ा सा और ऊपर उठा देगा, 60 हो गया तो थोड़ा सा और ऊपर उठा देगा। तो जितना ये ज्यादा होगा ये वस्तु को ऊपर 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 उठाता चला जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये इतना ज्यादा हो जाए कि वस्तु को सरफेस से ऊपर ही ले जाए? क्या ऐसा हो सकता है? अरे यार फिर तो इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर ये सरफेस से ऊपर चला गया तो तुम मुझे ये बताओ फिर बायोंसी फोर्स किस बात का? भाई बायोंसी फोर्स तो इस बदले में लग रहा है ना कि कोई उसको दबा रहा था, और तुम कह रहे हो ऊपर चला जाए, तो ऊपर तो कभी जा ही नहीं सकता। तो कितना भी ये वेट कितना भी ज्यादा हो, वस्तु बस ऊपर ऊपर तैरती रहेगी। मतलब ऐसे ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन ये हो सकती है कि वस्तु यहां आ जाए, मान लो यहां आ गई, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि जब ये 80 न्यूटन हो गया, अब तुम इसके बाद कितना भी लगाते रहो ये वस्तु यहीं रहेगी। तो जब ये फोर्स ज्यादा होता है तो वस्तु क्या हो सकती है कि आंशिक रूप से तैर या डूब सकती है, पार्शियल फॉर्म में तैर या डूब सकती है, बस। अभी भी इसको क्या कहोगे, अभी तो तैरना ही कहोगे कि भाई तैर रही है। तो अगर ये वाला फोर्स ज्यादा है, बायोंसी फोर्स ज्यादा है, तो ये तैर भी सकती है या डूब भी सकती है, ठीक है। बायोंसी फोर्स ऑलवेज लेस देन वेट ऑफ द बॉडी, नहीं भाई नहीं कृष्णा, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। भाई अब तुम्हें ये नहीं समझ में आया क्या कि बायोंसी फोर्स जो है भाई वो किस चीज पर डिपेंड करता है, डेंसिटी वॉल्यूम और जी पर।
और अगर तुमने, चलो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं जो तुम कह रहे हो, मान के चलो, और ये वाला फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वस्तु की डेंसिटी, वॉल्यूम और जी पर। चलो मैंने ये मान लिया कि वॉल्यूम दोनों के लिए बराबर है, जी दोनों के लिए बराबर है, तो बायोन्सी फोर्स डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। तो तुम ये कह रहे हो कि अगर भाई बायोन्सी फोर्स हमेशा कम रहेगा, यानी कि उत्प्लावन बल हमेशा कम रहेगा, इसका मतलब इसको हमेशा कम होना पड़ेगा। क्या दुनिया के सारे लिक्विड ऐसे हैं कि उनकी किसी भी उसमें डुबाई गई वस्तु से डेंसिटी ज़्यादा होती है? यार जरूरी तो नहीं है। तुम यहाँ मरकरी ले लो, पारा ले लो, इसको पारे की डेंसिटी 13,600 kg पर मीटर क्यूब है। तुम इस पर लोहा भी डालोगे ना महाराज, तो लोहे की डेंसिटी भी 8,000 है। भैया लोहे को भी तैरा देगा पारा, मरकरी। तो मरकरी ऐसी चीज है कि वो कितनी भी भारी चीज डाल लो, 13,600 से कम की सबको तैरा देगा। तो ये मिसकंसेप्शन दिमाग में मत बनाओ बिल्कुल भी, ठीक है। आपने खूब देखा होगा मरकरी में कॉइन को डालो, टक 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 तैरता है। आ जाओ दिखा देता हूँ, लो लाइव दिखा दूंगा इस बात को। तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो, कॉइन स्विमिंग इन मरकरी, कॉइन स्विमिंग इन मरकरी। या फ्लोटिंग होता तो शायद ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता। वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, हाँ देखो, इसको देख लेते हैं वह क्या है। चल पाएगी कि नहीं भैया, देखो देख लेते हैं एक बार सिक्का। हाँ देखो, इसके ऊपर कितनी भारी चीज डाली है यार, ये तैर रही है। देखो इसको फेंक के मारेगा ऊपर, ये लो, ये कैसे तैर रही है बताओ जरा, है ना जी। तो ये मत कंसेप्ट, मिसकंसेप्शन मत बनाओ, गलत चीज मत पढ़ो। इतनी भारी होती है यार, ये इतनी हैवी लिक्विड होता है ये, किसी भी चीज को ऊपर उठा के फेंक के मार देगी। चलो अब तक आपने देख लिया होगा, खैर क्लियर है ना। तो भाई ये हो गए आर्किमिडीज साहब की कुछ कुछ बातें, बड़ी अच्छी और बड़ी सच्ची बातें। अच्छा, अब दोनों से मिलाकर जो हमने बायोन्सी फोर्स पढ़ा और आर्किमिडीज साहब का कंसेप्ट पढ़ा, इससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो अभी तक की जानकारी के आधार पे। क्या क्या फैक्ट हैं साथी, कि जब कोई वस्तु तरल में डूबी होती है तो तरल उसके प्रत्येक भाग पर दाब लगाता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा ही था कि भैया जी जब कोई वस्तु लिक्विड में डूबेगी तो भैया लिक्विड तो हर एक पॉइंट से प्रेस करेगा, लेकिन इन सबको हटाकर हम सबको एक मान लेते हैं और हम मानते हैं यही बायोन्सी फोर्स है। मैंने वो चीज़ लिख दी है कि इन सभी, पहले इसको पढ़ो, इन सभी बलों का परिणामी एक ऊर्ध्व बल होता है जिसे उत्थापक बल कहा जाता है या बायोन्सी फोर्स कहा जाता है। अगला इस स्टेटमेंट को पढ़ो, वस्तु के निचले भाग पर दाब ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है। देखो अब अगर हम इस डूबे हुए हिस्से पर भी प्रेशर देखें तो कहां ज्यादा होगा। मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं। अब बायोन्सी फोर्स को भूल जाना जब प्रेशर की बात करो। भाई प्रेशर डिपेंड करता है हाइट पर, और कल हमने ये पढ़ा था भाई यहाँ की तुलना में यहाँ हाइट ज़्यादा है, ये हिस्सा ज़्यादा लिक्विड में है, तो नीचे वाले हिस्से पर ज़्यादा प्रेशर होगा और ऊपर वाले हिस्से पर कम प्रेशर होगा। या अगर आप इसको ऐसे देखो, यहाँ से ऐसे प्रेशर लग रहा है इस पर, मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फोर्स सेम होगा क्योंकि वो नीचे से लग रहा है, बट प्रेशर तो साइडों से लग रहा है ना। तो प्रेशर जो है जो इस हिस्से पर होगा उससे कहीं ज़्यादा यहाँ होगा, सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है, ये समझ में आ जाती होगी। चलो आगे चलें। यदि कोई बेलनाकार वस्तु तरल में डूबी है तो उसके निचले भाग पर ऊपर की ओर लगने वाला बल ऊपरी भाग पर नीचे की ओर लगने वाले बल से अधिक होता है, नीचे वाला बल ज़्यादा होगा। मैंने बस इतना कहा, ये बात ठीक है। बायोन्सी फोर्स जो है वो कहाँ ज़्यादा होगा, अगर आप यहाँ देखो या यहाँ देखो तो निचले वाले हिस्से पर ज़्यादा होगा क्योंकि ये हिस्सा ज़्यादा लिक्विड में डूबा हुआ है, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में करा दूंगा, इसको रहने दीजिए अभी क्योंकि इसका जो है आपका कोई काम भी नहीं है। ये देखिए, इसको, इस पॉइंट को पढ़ लीजिए, ये पॉइंट मैं खुद से छुड़वा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल पोर्शन जब मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें कराऊंगा आपको, यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्लियर ही नहीं होगा यहाँ, बगैर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ये क्लियर ही नहीं होगा। उत्थापक बल जो होता है वो विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है और इसी सिद्धांत को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। चलो अब देखो, एक बच्चा इतनी मेहनत करके भी जाए लेकिन एसएससी जब एनसीईआरटी से पेपर बनाती है ना तो वो भूल जाती है, उसका एग्जामिनर भूल जाता है कि भाई तुम्हें साइंस से पेपर बनाना था, साइंस के इतिहास से नहीं बनाना था। अब देखो एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें लिखी होती हैं, आप आर्किमिडीज साहब के बारे में पढ़ोगे
तो उनका जन्म 227 से 212 ईसा पूर्व के बीच में उन्होंने अपना जीवन जिया। भैया यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, भाई साहब जरूर पढ़ के जाना कि आर्किमिडीज साहब का जीवन काल क्या था। 287 से 212 ईसा पूर्व का था, पहली चीज। दूसरी चीज, आर्किमिडीज एक यूनानी दार्शनिक, कहाँ के थे भैया जी? ये यूनान के थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। दार्शनिक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक और इंजीनियर थे। बताओ ये क्या नहीं थे, मुझे बताओ। दार्शनिक ये, गणितज्ञ ये, वैज्ञानिक ये, इंजीनियर ये। आज के समय में इंसान को इंसान बनने में समस्या आ रही है, वो नहीं बन पा रहा है, एक पेशे को नहीं चुन पा रहा है, 4 सब्जेक्ट पढ़ के एक पेपर नहीं निकाल पा रहा है, और ये सब्जेक्टों को खोजा करते थे। तो मैं कहता हूँ कि भैया ब्रिलियंट माइंड तो पहले ही पैदा होते थे। अब तो सब एक चूहे की दौड़ है, रेट रेस है। हालांकि ये गलत नहीं है अगर सब उसी में है। आजकल मतलब हमारा ना एक एजुकेशन सिस्टम या सोसाइटी ऐसी बन गई है कि वहाँ पर एक चीज़ बस सामने नज़र आती है, वो है सिर्फ पैसा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस चीज़ के लिए नहीं खड़ा हूँ, भाई मैं भी उसी चीज़ के लिए खड़ा हूँ, मैं भी उसी में शामिल हूँ। तो एक कंसेप्ट ही ऐसा बन गया है सोसाइटी का। अब एक आदमी अलग तो जी नहीं सकता, क्योंकि वो जरा बैठे 4 दिन में भूख लगने लगेगी, कोई एक पैसे की नहीं पूछेगा, पैसा नहीं है जेब में कोई नहीं पूछेगा। तो बड़ी समस्या है। अब देखो ना, ये क्या क्या थे यार, दार्शनिक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, इंजीनियर। गुलेल का आविष्कार किया, और भारी भार उठाने के लिए जो पुली होती है ना, घिरनी, जब घर में नल लगता है या खेतों में बोरिंग होता है या घर में समरसीबल लगता है, तो घिरनी चलती है ना, वायर खींचा जाता है, तो वायर उसको आसान बना देता है। लीवर की एक प्रणाली विकसित की। अब सवाल आ जाएगा कि बताओ घिरनी और लीवर की प्रणाली किसने विकसित की? तो भैया वो भी आर्किमिडीज साहब ने की। उनके पैतृक शहर सिरोक्यूज के राजा। अब सवाल आ जाएगा कि ये कहाँ के रहने वाले थे? तो भैया सिरोक्यूज के रहने वाले थे। हीरो इल ने उनसे पूछा कि क्या उनके स्वर्ण मुकुट को बिना नुकसान पहुंचाए यह निर्धारित किया जा सकता है कि उनका स्वर्ण मुकुट किसी सस्ती धातु जैसे चांदी के साथ मिश्रित है? तो सस्ती धातु चांदी, देख रहे हो राजा साहब की ख्वाहिशें। चांदी को तो राजा साहब सस्ती धातु बता रहे थे, क्योंकि मुकुट हीरे का था ना। चलो यहां से तो खैर सवाल नहीं बनेगा। मतलब सवाल क्या है? सवाल यह है कि उनसे कहा उनके शहर के राजा ने कि भाई तुम बड़े समझदार आदमी हो यार, मेरा मुकुट जो है ये देख लो एक बार कि ये किसी सस्ती धातु के साथ तो मिश्रित नहीं है, जैसे चांदी के साथ में। अच्छा, अपने बाथ टब में लेटे उनके वजन में आंशिक कमी ने उन्हें एक उपाय सुझाया। अब भैया उनकी बात सुन के अपने घर में चले आए आर्किमिडीज साहब, और अपने घर में बाथ टब में लेटे थे। अब भैया बाथ टब में लेटे थे, पोखर में नहा रहे थे, झील में नहा रहे थे, अब किसी को पता तो है नहीं, तो बाथ टब ही लिखेंगे। चलो भाई बाथ टब में लेटे थे। बाथ टब का मतलब है नहाने का एक टब से ऐसा होता है, वो सब अमीरों के काम है, हम तुम तो भैया बाल्टी और मग्गे वाले हैं। खैर छोड़ो उनको। अब किंवदंती के अनुसार वे सिरैक्यूज की सड़कों पर नग्न दौड़ते हुए यूरेका यूरेका चिल्लाते रहे। अब भैया नग्न दौड़े थे, कैसे दौड़े थे, ये भी सवाल नहीं बनेगा। यूरेका यूरेका चिल्लाते रहे, जिसका अर्थ है मैंने इसे पा लिया, मैंने इसे पा लिया। तो जब वो पानी में लेटे तो उन्हें नीचे से एक फोर्स ऊपर की तरफ फील हुआ, और उन्होंने दिखाया, उन्हें लगा कि यार अगर कोई भी चीज इसी डेंसिटी की नहीं बनी है, देखो आप किसी भी लिक्विड में उसी डेंसिटी की बॉडी डालोगे तो वो ऊपर की तरफ एक ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएगी, वो बराबर फोर्स होगा। लेकिन अगर कम ज़्यादा डेंसिटी की है तो डेफिनेटली कम ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो अगर उसी लिक्विड में मान लो तुम चांदी को चेक करना चाह रहे थे, उस पर ऊपर की एक फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात ये थी। तो उन्होंने क्या चिल्लाया कि भैया यूरेका यूरेका, अपनी भाषा में। कहाँ के थे ये? यूनान के। यूनान की भाषा में यूरेका यूरेका चिल्लाया, और इसका अर्थ था मैंने इसे पा लिया, मैंने इसे पा लिया। ये सवाल मैंने देखा ग्रुप डी में, और मैंने सोचा यार मैंने पढ़ाया नहीं था भाई इससे पहले। जब तुम्हारे लिए मैं एनसीईआरटी की बुक छान रहा हूँ, उससे पहले मैंने कभी एनसीईआरटी के ऐसी चीज़ों को तो नहीं देखा। टेक्निकल तो सब कुछ उंगलियों पे है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं देखी। अब जब मैं परसों क्लास बना रहा था, मैंने इस चीज़ को पढ़ा, और जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा मुझे तुरंत याद आ गया, अरे यार ये तो ग्रुप डी का सवाल था। और जब ग्रुप डी में ये सवाल मैं करवा रहा था, तो मैंने सोचा यार ऐसे सवाल कौन बनाता है। और मैंने इसको ये सोचा, पता है जब हम सवाल करा रहे होते हैं और कुछ ऐसा उलूल जुलूल सवाल आ जाए जिसका कोई तुकपंती ही नहीं है, तो मैंने सोचा यार मैं इस सवाल को करा भी दूं। अब वो कल को कुछ और पूछ लेगा कि बताओ जो है आर्किमिडीज साहब क्या खाते थे, कौन सा साबुन लगाते थे, तो ऐसे सवाल कहाँ तक मैं करवाऊंगा। तो मैंने उस सवाल को छोड़ दिया था कि चलो छोड़ो इसको नहीं करवाते हैं। लेकिन जब मैंने आज पढ़ा तो मैंने कहा ओहो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जो एनसीईआरटी में कहीं भी किसी फॉर्म में लिख दिया।
तो भैया सवाल यहां से भी पूछा गया था कि यूरेका, उन्होंने कहा था कि बताओ जब वो अपने बाथटब में लेटे थे तो उन्होंने क्या चिल्लाया, ये सवाल था भाई साहब। तो क्या चिल्लाया भैया, यूरेका यूरेका। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और उसके अलावा इसका मतलब क्या है, इसको भी मार्क कर लेना कि भाई मैंने इसको पा लिया है, मैंने इसको पा लिया है। तो थोड़ा समझ ये भी आता है कि भाई एनसीईआरटी की तो एक एक लाइन कुछ भी बना सकता है एग्जामिनर, उसको नहीं है ये मतलब कि ये साइंस से जुड़ी हुई है, नहीं है ये उसके घर का निजी मामला है। वो कल को पूछ लेगा कि बताओ जब आर्किमिडीज साहब का अगर तलाक वलाक हुआ होगा, भगवान करे ना हो, अच्छे आदमी थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, बट अगर हो गया हो, या चलो मान लो भाई बीवियों से तो लड़ाई सबकी होती है, वो पूछ ले कि उनकी 210 ईसा पूर्व में मंगलवार के दिन सुबह 10 बजे अपनी बीवी से जो लड़ाई हुई थी उस पर वो किस बात पे हुई थी, अगर ये भी कहीं लिखी हो तो उसको भी पूछ लेगा ये। इसलिए थोड़ा सा सीरियसली लेना है हमें, है ना। चलो भाई, तो आज हमने बायोन्सी फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर एक अच्छी खासी स्टडी कर ली। और थ्योरेटिकल सवाल तो यहाँ से कुछ छूटेगा नहीं, बाकी न्यूमेरिकल सवाल का एस्पेक्ट जो है वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा, क्योंकि यहाँ अगर न्यूमेरिकल हम करेंगे तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन इस टॉपिक पर कम से कम 15 न्यूमेरिकल हम करेंगे, ये प्रॉमिस है, क्योंकि यहाँ से हमें करना ही करना है। ठीक है, चलो तो फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।